चलिए आइए दोस्तों, पीजीबीपी जो चैप्टर है आपका प्रॉफिट और गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 9 जो कि न्यू अमेंडमेंट से रिलेट करता है, ठीक है। इस बार ही आपका ये क्वेश्चन एडेड हुआ है और न्यू अमेंडमेंट को कवर करता है। कहता है कि मिस्टर राजू करके कोई पर्सन है और ये मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरर को हाईलाइट कर दूंगा, वैसे यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरर पढ़ते ही हमें एक चीज़ याद आती है। कौन सी? डेप्रिसिएशन वाली पर्सन, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मतलब कि डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसका पॉइंट मुझे तुरंत याद आ जाता है। वैसे इससे रिलेटेड है या फिर नहीं वो तो हमें आगे पढ़ने पे ही पता चलेगा, लेकिन पहले ही मुझे यहाँ पे याद आ जाता है कि मैन्युफैक्चरर है तो इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलो होता है। इस चीज़ को हम ऑलरेडी अपने इलस्ट्रेशन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इनसे रिलेटेड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपको यहाँ पे नीचे गिवन है और हमें दिख भी रहा है, ठीक है। कहता है कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, इंक्लूड करता है 46,000 पेड एज अ कमीशन टू ब्रदर ऑफ द असेसी। अब यहाँ तक पढ़ने पे कोई गलत नहीं है। अगर ब्रदर है हमारे बिजनेस में कोई वर्क कर रहा है और उसके लिए हमने कोई कमीशन पे किया है तो अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एज अ कमीशन माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल में अपना खर्चा दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने वही कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं इसमें हमने 46,000 को ऐड करके, ठीक है, हमने पूरा अपना खर्चा दिखा दिया है। तो इसमें कोई गलत है नहीं, इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन जो आगे कह रहा है उसमें कोई गलत हो सकता है। कहता है कि कमीशन अमाउंट जो है एट द मार्केट रेट 36,000 था। ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट रेट के हिसाब से 36,000 ही पे करना था, लेकिन आपने 46,000 पे किया। क्यों? क्योंकि रिलेशन, ठीक है, आपका ब्रदर है तो आपने ज़्यादा पे कर दिया। अब लो ये चलाएगा क्या? इनकम टैक्स लो ये चलाएगा कि आप ज़्यादा पे करेंगे तो हम क्या ज़्यादा खर्चा का लो कर देंगे? आंसर इज़ नो। सेम ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम ये आपको सारी बातें वही रिपीट हो रही है, ठीक है। हम एज इट इज़ ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा सेम, जहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली वही चीज़ बता रहा था कि अगर आप रिलेशनशिप वगैरह कोई भी चीज़ है, ठीक है, रिलेशन है नहीं है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मार्केट रेट पे जितना चल रहा है आप उससे ज़्यादा बिना कोई कारण के पे कर रहे हैं। बिना कोई कारण मतलब कि एज अ बिज़नेस जो बनता है उससे ज़्यादा ऐसे ही पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अलो नहीं करता है इनकम टैक्स लो। तो यहाँ पे आपका क्या माना जाएगा? सर 36,000 ही अलोएबल है, लेकिन आपने तो 46,000 माइनस कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितना डिस अलो है वो ऐड बैक करना पड़ेगा, मतलब कि आपकी इनकम को ऐड कर देना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए पीजीबीपी का क्वेश्चन है, टोटल इनकम का क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग होती है, राइट। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है तो नेट प्रॉफिट में से 5 लाख में से मैं क्या करूँगा सर? 5 लाख में से यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दूँ, ठीक है, फिर आंसर मैच कर लेंगे। 5 लाख मैं शॉर्ट में लिखते चाहता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका ये आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, लास्ट में सबसे पहले देख लेते हैं। कंप्यूट करिए टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। इस बार इसने टोटल इनकम कही है, वरना ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है तो जनरली पूछता है कि प्रॉफिट और गेन के हिसाब से आप आंसर निकालिए, लेकिन इस बार इसने टोटल इनकम पूछ लिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। तो यहाँ पे कहता है टोटल इनकम निकालिए, लेकिन ये दिक्कत वाली बात है कि एज्यूमिंग ही इज़ पे अंडर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम का मतलब होता है, या वैसे तो आपने रेगुलर लेक्चर भरे होंगे, ठीक है, आपने अपने जो भी सर टीचर है, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता होगा कि ये 115 बीएसयू की बात कर रहा है जो कि न्यू अमेंडमेंट के बेस है, ठीक है। ये चीज़ आपको इस मॉड्यूल के अंदर जो है न्यू एडेड है, पिछले मॉड्यूल में नहीं हुआ करती थी ये चीज़, ठीक है। अगर आप जो है 115 बीएससी में रहते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को आपको डिसअलो कर दिया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था सर इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में कि 3580 को आपको डिसअलो कर दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, कौन सी चीज़? वो अपना याद हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले खर्चे में भी आपको कुछ चीज़ों को डिसअलो कर दिया गया था 115 बीएससी में, ठीक है। इवन मैं कहूँ हाउस प्रॉपर्टी में काफ़ी जगह यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है, 115 बीएससी से। हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट भी यहाँ पे आ रहा है तो मैं उससे रिलेटेड भी बता दूँ कि हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिल जाता है,
जितना भी इंटरेस्ट पे करते हैं डिडक्शन मिल जाता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रखा तो आप जो है जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट आपको अलो कर दिया जाता है। तो इंटरेस्ट आप डिडक्शन कर सकते हैं और आपको अलो किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है, मतलब कि 115 बीएससी में है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट आपको बिल्कुल भी अलो नहीं किया जाएगा। ये आपकी एक दिक्कत है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे डिसअलो कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी इनटू 115 बीएससी 1A, ठीक है। 1A में जाएंगे तो आपको ये चीज़ अलो करी जाती है। ये चीज़ें ठीक है, वो आप रेगुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जो है मेन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा ICM मॉडल बैच है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कहा सर 36,000 ही माइनस करना था, आपने कितना कर दिया 46,000, गलत कर दिया। कितना ज़्यादा आपने माइनस कर दिया सर, कितना ज़्यादा माइनस कर दिया 10,000, 10,000 ज़्यादा माइनस कर दिया। इससे होगा क्या सर, हमारा नेट प्रॉफिट कम आएगा। 5,10,000 आना चाहिए, 5 लाख नेट प्रॉफिट आया इसकी वजह से, ठीक है। मतलब कि नेट प्रॉफिट कम आने से क्या होगा सर, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी हो रही है। इनकम टैक्स कहेगा कि ये सर ये नहीं चलेगा, जल्दी से हमारा प्रॉफिट बढ़ा दो, जल्दी से आपका प्रॉफिट बढ़ा दो ताकि हमारे पास में टैक्स आ जाए, ठीक है। ये आपको नहीं चलाया जाएगा। 10,000 को ऐड बैक करो, ऐड करो 10,000 को, ठीक है। 10,000 को ऐड बैक करो, ठीक है। इसके बाद कहता है एसएससी ने पे कराए 33,000 इन केस ट्रांसपोर्टर को। अब ट्रांसपोर्टर के केस में प्रोविज़न याद आनी चाहिए सर, ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 तक के अलाउेबल होता है इन केस, ठीक है। इन नॉर्मल पर्सन 10,000 से ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते 10,000 से ज़्यादा इन केस, ठीक है। एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज़्यादा इन केस आप पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन बात करें ट्रांसपोर्टर की, तो ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 तक अलो होता है। इसने कहा है कि 33,000 केस में पे किया है ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। इसमें सारे वगैरह एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। तो क्या इसमें आपके पास में कोई डिसअलाउंस वगैरह आएगा? आंसर इज़ नो, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? आंसर इज़ नो। 33,000 पे किया है फिर भी अलो कर देंगे, ठीक है। ये अलोवेबल है एक्सपेंस, 33,000 आप माइनस कर सकते हैं क्योंकि 35,000 तक आपको अलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सम 4,000 पर मंथ के हिसाब से वॉज पेड एज अ सैलरी टू स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें 2-3 व्यू के हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला व्यू, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर 4,000, यहाँ पे इसका मतलब सबसे पहले बताता हूँ, इसके बाद आपका व्यू बताता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है कि सर 4,000 पर मंथ के हिसाब से स्टाफ की सैलरी बन रही थी। 4,000 पर मंथ मतलब कि 4,000 इंटू 12 करिए, कितना आ रहा है 48,000। 48,000 कुछ सैलरी है जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। इसके दो व्यू हो सकते हैं। दो व्यू कैसे सर? देखिए, पहला व्यू कि हम यहाँ पे ओमिटेड हो और भूल गए हैं, ठीक है। पहला व्यू ओमिटेड, ठीक है, हम भूल चुके हैं तो हम क्या करेंगे सर, ये जो 48,000 आप माइनस करना भूल चुके, खर्चा दिखाना भूल चुके, तो माइनस कर दिए जो 48,000 यहाँ से माइनस कर देंगे 48,000, ठीक है, ओमिटेड। या फिर दूसरा व्यू इस तरीके से होता है कि अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 रेगुलरली पढ़ रखा है, ठीक है, आपके सर टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको याद होगा सर, आपको पता होगा कि यहाँ पे एक प्रोविज़न होता है। कौन सा प्रोविज़न? अगर आप जो है कोई एक्सपेंसेस है, कोई इनकम है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो आप पे पेनल्टी लगती है, ठीक है। आपका प्रोविज़न कुछ इस तरीके से अनएक्सप्लेन इनकम या फिर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर ऐसा करके प्रोविज़न है, ठीक है। जहाँ पे 60% नॉर्मल आपका टैक्स पेनल्टी की तरह लगता है, प्लस आपका सरचार्ज लगता है, प्लस आपका वो हेल्थ एंड एजुकेशन चार्जेस लगता है। कुल मिला के कुछ समथिंग 78% नियर हो जाता है। मतलब कि आपका वो जो भी खर्चा है, जो अनएक्सप्लेन इनकम है, उस पर 78% टैक्स लगा दिया जाता है क्योंकि आपने उसे सही से नहीं दिखाया। तो ये एक तरीके से आपकी पेनल्टी लगती है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। और आप सीए फाइनल में तो पढ़ेंगे कि 78% के बाद भी आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगता है, तो आई थिंक कुछ 90% तक तो वही ले जाते हैं, 10% आपके हाथ में बचता है, ठीक है। जो इनकम टैक्स वाले रेट पड़ती है ना आपके घर पे वगैरह पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़, आपका कोई ऐसी इनकम पकड़ी जाती है जो कि अनएक्सप्लेन है, मतलब कि जिसका हिसाब आपने नहीं दिया था, तो उस पर 90% तक जो है, ठीक है, जो इतनी भी आपकी इनकम पकड़ी गई अनएक्सप्लेन, उस पर 90% तक का चार्ज लगता है, ठीक है। और 10% बच जाता है आपके पास में, तो ठीक है,
वरना पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगती है, राइट। तो ऐसी चीज़ है, CA फाइनल में आप पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे तो 78% तक है, फिर पेनल्टी वगैरह CA फाइनल में आप पढ़ते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अनएक्सप्लेन इनकम है। सर इसमें 2 व्यू क्यों आए? क्योंकि इसने देखिए यहाँ पे ओमिटेड वर्ड नहीं लिखा, इसने सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि 48,000 का खर्चा है सैलरी का, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा गया, बस इतना ही लिखा है। अगर ओमिटेड वर्ड लिख दिया होता तो फिर 2 व्यू नहीं आता, तो फिर हम क्या करते सर, 48,000 को यहाँ से माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा सर, इसने यहाँ पे कहा कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा। अब ये ओमिटेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपकी गलती नहीं है, 48,000 यहाँ पे माइनस कर दो, काम खत्म। लेकिन क्या आपने जानबूझ के ये चीज़ को छुपाया है, अनएक्सप्लेन है। अनएक्सप्लेन है तो क्या करेंगे सर, 48,000 को ऐड कर देंगे, दोनों व्यू सही है। 48,000 को ऐड कर देंगे, आपकी डिम्ड इनकम मान ली जाती है बेसिकली, ठीक है। और इस डिम्ड इनकम पे लास्ट में जब टैक्स रेट की, यहाँ पे हालांकि टैक्स लाइबिलिटी नहीं पूछी है, लेकिन अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछते हैं तो यहाँ पे 60% सबसे पहले टैक्स लगता है, इसके बाद सरचार्ज लगता है, इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह लगता है, कुल मिला के कुछ समथिंग 78% तक चार्ज लग जाता है, ठीक है। तो दोनों व्यू सही है। यहाँ पे आप जो है नोट लिख के आएंगे कि सर हम कौन सा व्यू यूज़ कर रहे हैं, कोई एक भी व्यू, कोई एक व्यू से आपको आंसर सोल्व करना है, ऐसा नहीं है कि दोनों व्यू से करके आएंगे, नहीं नहीं, कोई एक व्यू से काम खत्म करिए। अगर आप अनएक्सप्लेन मान रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा, अगर ओमिटेड मान रहे हैं तो सिंपली माइनस करना है। दोनों व्यू सही रहेंगे, दोनों व्यू सही रहेंगे, ठीक है। अगर ओमिटेड मान रहे हो तो 48,000 माइनस कर देना। क्यों सर, ओमिटेड का मतलब ये होता है कि हम भूल गए 48,000 माइनस करना, तो कर देते, ठीक है, अलोएबल एक्सपेंस है, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर जानबूझ के काम किया गया है तो हाँ, यहाँ पे इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आपकी वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी और उस पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों व्यू सही है, कोई एक तरीके से आपको सोल्व करके आना होगा। लेकिन ध्यान रहे सर, इसकी वर्किंग नोट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी नोट लिखना ज़रूरी है कि आप एज्यूम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ की नोट लिखना ज़रूरी है, इसकी सबकी नोट्स प्रोविज़न के साथ लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। इसके बाद कहता है बैंक टर्म लोन जो है, जिस पे इंटरेस्ट जो है एक्चुअली पे है, ठीक है, 20,000 31 मार्च तक। कहता है बैलेंस नवंबर में पे किया है, मतलब कि रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो इसको सिंपली मार्क करके चलिए कि यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दीजिए कि जब मैं रिटर्न फाइलिंग देखूंगा उसके बाद मुझे यहाँ पे ये पॉइंट को देखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट को मार्क कर लीजिए अगर नहीं पढ़ा है तो। अगर पढ़ रखा है तो आपको पता है रिटर्न फाइलिंग के डेट के बाद जो पेमेंट होता है वो आपको अलो नहीं होता, मतलब कि इस साल अलो नहीं होता, फिर वो जब पे हुआ होगा तब अलो कर दिया जाएगा। लेकिन इस साल आपने कितना पे किया, सिर्फ और सिर्फ 20,000, तो इस साल जितना पे किया उतना ही अलो होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट है कितना, आप देखिए 60,000, मतलब कि आप पीएनएल में 60,000 माइनस करके बैठे, एक्सपेंस दिखा के बैठे, लेकिन अलोएबल इस साल का एक्सपेंस कितना है, ओनली एंड ओनली 20,000, मतलब कि 40,000 आपने ज़्यादा माइनस कर रखा है। ये क्या अलोएबल है सर, आंसर इज नो, आपको ऐड बैक करना पड़ेगा प्लस 40,000, ठीक है, प्लस 40,000। ये ध्यान रहे मैंने 48,000 ये अनएक्सप्लेन के हिसाब से एग्ज्यूम करके करा है, ठीक है। आप कोई भी मान के चल सकते हैं, मैंने अनएक्सप्लेन माना है इसलिए ऐड किया है, आप ओमिटेड मानेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन उसका आंसर जो है वो करेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसे ऑलवेज ऐसे सारे क्वेश्चन में दोनों तरीके से आंसर देके आपको आंसर शीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस नोट लिखना। अगर नोट नहीं लिखा है तो आंसर गलत माना जाएगा, नोट नहीं लिखा है तो आंसर गलत है, ठीक है। फिर आप जो भी आंसर आप मान लीजिए मैच कर गए आपका आंसर, ठीक है, आपने सही कैलकुलेशन करिए, देखिए यहाँ पे मैंने अनएक्सप्लेन किया है, राइट, आपका आंसर तो आ जाएगा और एज पर आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से चेक भी हो जाएगा। लेकिन इसकी नोट नहीं लिखी तो उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपके ऊपर है कि नोट लिखना नहीं लिखना, मार्क्स काट लिए जाएंगे बस। इसके बाद कहता है कि हाउस लोन है यहाँ पे प्रिंसिपल रीपेड, ये हम अभी पीजीबीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, पीजीबीपी, ये हाउस की बात हो रही है तो यह हाउस आपका हेड के अंदर जाएगा, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हेड। कहता है इट इज रिलेट टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर बाय हिम, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड को हाईलाइट कर लेना कि एक प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी जिसको हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले रखा है, और उस पर यहाँ पे लोन हमने ले रखा है जिस पे इंटरेस्ट, आपका लोन कितने का ले रखा है 50,000 का, जिस पे इंटरेस्ट कुछ समथिंग 23,000 चल रहा है, ठीक है, जिस इंटरेस्ट को यहाँ पे हमारे पास में पे करना है।
अब बताइए ये आपका चार्ज कहाँ होगा सर, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी हेड, ठीक है, ये पीजीबीपी में नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। हालांकि इसने टोटल इनकम पूछा है इसलिए हाउस प्रॉपर्टी को भी लेके चलना पड़ेगा। तो इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर क्या होगा, उस हेड के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आप क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपका जो है NAV नेट एनुअल वैल्यू तो नील ही रहेगा, ठीक है। इसमें से आपको 30% फ्लैट डिडक्शन मिलता है और आपके पास में दूसरा इंटरेस्ट माइनस करने को मिलता है। लेकिन ध्यान रहे सर, ये कौन सा पर्सन है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम, और डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम 115 BSc ये कहता है कि अगर आप 115 BSc वाले पर्सन है तो आपको इंटरेस्ट अलोन नहीं किया जाएगा। नॉर्मल अगर आप शिफ्टिंग आउट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, आपको अगर नॉर्मल पर्सन है तो देखिए इंटरेस्ट अलो हो जाता है, 23,000 आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन आप कौन से पर्सन है सर, आप जो है 115 BSc वाले हैं, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम वाले हैं, तो आपको यहाँ पे कोई चीज़ अलो नहीं किए जाएंगी और HP के अंदर आपका जो इनकम है वो नील आ जाएगा, ठीक है, नील आ जाएगा। अगर मैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे बता दूँ तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, पूरी की पूरी अगर चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखिए सबसे पहले तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, NAV नील होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा NAV नील, मैं ज़ीरो लिखता हूँ, नील लिखना होता है बेसिकली, लैंग्वेज सही रखनी चाहिए, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज सही रखनी चाहिए, NAV नील करके लिखना ऑलवेज, ये इनकम टैक्स की लैंग्वेज सही होनी चाहिए, राइट। इसके बाद इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, 30% डिडक्शन माइनस करते हैं, 30% जीरो में से 30% माइनस करेंगे तो ऑलवेज वो जीरो ही रहेगा। इसके बाद हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, अगर नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, तो हम 23,000 माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कौन से पर्सन है सर, 115 BSc वाले, और 115 BSc वाले को हम यहाँ पे इंटरेस्ट अलो नहीं करते, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर इनकम कितनी है, ज़ीरो है, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है कि डेप्रिसिएशन अलोएबल है अंडर द एक्ट, कहता है कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा होगा, देखिए सिंपली मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में कहा है कि सर डेप्रिसिएशन तो उन लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है, 2 लाख, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखिए इस चीज़ से, आप ऑलवेज डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि ऑलवेज 90% केस में वो चीज़ गलत लेते हैं, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस पे कैलकुलेट करिए। अब ये ध्यान रहे सर, मैन्युफैक्चरर है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं, आपने तो पढ़ा है मैन्युफैक्चरर के केस में डेप्रिसिएशन मिलता है एडिशनल, लेकिन ध्यान रहे सर ये मैन्युफैक्चरर है, एज़ पर रूल एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन ये कौन सा पर्सन है, 115 BSc, और मैंने आपको इलस्ट्रेशन पार्ट में ऑलरेडी बता दिया, ट्रिक भी बता दी, ठीक है, ट्रिक भी मैंने आपको लिखवा दी है, शॉर्टकट ट्रिक, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा WDV कितनी है, 1190, एडिशनल कहता है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि एडिशनल परचेज किया है, कहता है 180 डेज से ज़्यादा ही है तो पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि टोटल एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख रुपीज़ है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, 4 लाख में से 2 लाख ऐसी असेट है जो 180 दिन से ज़्यादा आपके पास में यूज़ है, तो बाकी की रिमेनिंग क्या होगी सर, ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक है कि बाकी का 180 दिन से कम होगा, ठीक है। तो जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए 11,90,000 WDV है, उस पर कितना परसेंट मिलेगा, 15%, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट, 15% मिलता है, इसने वैसे भी लिख रखा है। तो जल्दी से 11,90,000 पे 15%, 11,90,000 इंटू 15%, तो WDV पे आपका डेप्रिसिएशन बना 178,500, ठीक है। इस पे एडिशनल पे बताइए, एडिशनल पे कहता है कि टोटल 4 लाख की हमने न्यू मशीनरी परचेज़ करी है, जिसमें से 2 लाख की क्या है सर, 180 दिन से ज़्यादा यूज़ है, तो 180 दिन से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उस पर पूरा 15% मिल जाएगा, तो 2 लाख पे 15% करिए, 2 लाख इंटू 15%, 30,000। लेकिन कहता है 4 लाख में से 2 लाख का 180 दिन से ज़्यादा पुट टू यूज़ है, लेकिन बाकी के 2 लाख की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक है कि अगर 2 लाख के बारे में ये बता रहा है कि 180 दिन से ज़्यादा है, तो दूसरा क्या होगा सर, 180 दिन से कम, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो कीजिए 2 लाख इंटू 15% नहीं, हाफ रेट मिलेगा, 180 दिन से कम है बाकी के 2 लाख के, ठीक है। तो बाकी के 2 लाख पे 7.5% के हिसाब से
डेप्रिसिएशन होगा तो 2 लाख इंटू 7.5%, तो ये होगा 15,000। लीजिए जल्दी से इसका टोटल लगा लेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा और हम इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। तो 178,500 प्लस 30,000 प्लस 15,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन बनना कितना चाहिए था? 2,23,500। आपने कितना डेप्रिसिएशन ले रखा है? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, मतलब कि ज़्यादा डेप्रिसिएशन लेना था, आपने कम ले रखा है। ये क्या चीज़ कर रहे हो भाई? ज़्यादा मिल रहा है तो ले लो ना, क्योंकि जिससे जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन वगैरह मिलेगा उतना प्रॉफिट कम आएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा कम, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, आपने यहाँ पे 2 लाख ले रखा है और बन कितना रहा है? 2,23,500, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने डेप्रिसिएशन को कम ले रखा है, तो बढ़ा दो भाई और माइनस कर दो। और कितना माइनस करेंगे एडिशनल? तो एडिशनल कितना है? 23,500। एडिशनल आपका 23,500 माइनस कर देंगे, ठीक है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। लीजिए काम ख़त्म। ओके, इसे थोड़ा सही कर देते हैं। माइनस 23,500, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का। चलिए इसके बाद अब ये सारी एडिशनल डेप्रिसिएशन, हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। अब सिंपली पीएनएल में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो हमारी यहाँ पे नहीं आती है और हमने डाल रखी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पीएनएल में आता है, कोई दिक्कत नहीं, पीजीबीपी में ही आता है, ठीक है। परचेस पीजीबीपी में आता है, बिजनेस का ही पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्रेस पीजीबीपी का पार्ट है। सेल क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ये बिल्कुल सही है, सब कुछ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। इससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट, कोई चीज़ें थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जिसे हमने करेक्ट कर दिया और ये बिल्कुल करेक्ट है। एसजीएसटी पेनल्टी, अब देखिए यहाँ पे जीएसटी के सारे चार्जेस आपको अलाउ होते हैं, जीएसटी के सारे चार्जेस आपको अलाउ होते हैं, लेकिन ध्यान रहे सर, पेनल्टी कभी भी अलाउ नहीं होगी। पेनल्टी में फिर आपका जो है इन डेप्थ पढ़े तो वो ब्रीच ऑफ लॉ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रेगुलर लेक्चर में आप पढ़ते हैं या इसे मॉड्यूल बैच है, तो इससे रिलेटेड मैं सिर्फ और सिर्फ बात बताऊंगा। तो यहाँ पे एसजीएसटी की पेनल्टी आपको कभी भी अलाउ नहीं होती, ठीक है। पेनल्टी आपकी भूल के कारण है, आपकी गलती है, वो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो 5,000 आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, गलत है, ऐड बैक करो, तो वहाँ पे हम 5,000 को ऐड कर देंगे, 5,000, ठीक है, जो कि गलत था वो गलत है, ठीक है। चलिए इसके बाद जीएसटी पे करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलो है। पेनल्टी अलो नहीं है, टैक्सेस वगैरह अलो है, कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी के सारे टैक्सेस अलो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ सही है। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस अलोहेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में हमने रेक्टिफाई कर दिया, डेप्रिसिएशन को रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा, अब क्रेडिट साइड देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अब डिविडेंड जो होता है वो पीजीबीपी का इनकम नहीं होता, वो आपका इनकम होता है किस चीज़ का सर? अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो पीजीबीपी में नहीं आता है, पीजीबीपी में नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ेगा? 15,000 को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, 15,000 को यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। आपने जो गलत इनकम दे रखी है, ये 15,000 यहाँ से माइनस होगा और अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ये कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्स के अंदर, ठीक है। तो अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कहता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम। ये कहाँ से इनकम बन गई भाई? एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट होती है, तो ये भी आपका सही नहीं है। आपने इनकम दे रखी है लेकिन इनकम आपकी मानी नहीं जाएगी, आपको माइनस कर देना है 1,80,000। क्यों? क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, ये तो आपकी एग्जेम्प्ट है। क्या है सर? एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये क्या है सर? एग्जेम्प्ट है, ओके। इसके बाद तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जल्दी से इसका टोटल लगाएंगे, पीजीबीपी का आंसर आ जाएगा, पीजीबीपी का आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर, इसका टोटल करेंगे तो आपका आंसर कुछ यहाँ पे आ रहा होगा 3,84,500। ये किसका है सर? पीजीबीपी का, ठीक है, पीजीबीपी, ठीक है। तो पीजीबीपी का यहाँ पे आपका आंसर आया, लेकिन इसने क्या पूछा सर टोटल इनकम। टोटल इनकम में सारे हेड की यहाँ पे इनकम ऐड होती है। तो यहाँ पे 2-3 हेड की बात करी गई थी, एक हाउस प्रॉपर्टी की भी बात करी गई थी और अदर सोर्स की भी। हाउस प्रॉपर्टी में नील है, हमने ये कैलकुलेट करा था, और अदर सोर्स में एक ही चीज़ थी ये वाली कि डिविडेंड इनकम 15,000, तो यहाँ पे 15,000 थी। इन सब का टोटल करेंगे तो इसे हम कहते हैं टोटल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर दो, 15,000 ऐड कर देंगे तो 399,500 ये आपका आंसर। और ये आपका क्या मान लिया जाएगा सर? टोटल इनकम। इस पे आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है, टोटल इनकम। लो जी, काम खत्म हो गया। ये हमने शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दी, ये आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन।
ठीक है। पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ अपने आंसर से। 399 500 आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए, 399 500। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ये पीजीबीपी की इनकम कितनी आई थी? 384 500, हमारा भी वही आया था। इसके बाद हमने क्या किया था सर? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ऐड किया जो कि नील था, 0, ठीक है। और अदर सोर्सेज की इनकम कितनी थी? 15,000 सिर्फ और सिर्फ, वो ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 399 500। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा जो कि मैं अभी आपको रिकॉर्ड करके साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरे का पूरा पीजीबीपी। इसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर करने स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कैपिटल गेन, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला था कि कौन सा चैप्टर अब ज़्यादा चाहिए आपको पहले। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने सीजी को, कैपिटल गेन को मार्क किया था, और उसके बाद सैलरी दूसरे नंबर पे आता है। तो हम उसके तरीके से चलेंगे। वैसे तो सारे ही चैप्टर प्रोवाइड करने, लेकिन जो भी आप पहले चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं।